हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज़ का सेकंड टॉपिक, एंड दैट इज़ हाईवे क्रॉस सेक्शंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन फैक्टर्स ऑफ पेवमेंट डिज़ाइन में क्या क्या डिज़ाइन फैक्टर्स होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग हाईवे क्रॉस सेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो हाईवे क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेवमेंट सरफेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब पेवमेंट डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पेवमेंट का सरफेस कैसा है, ठीक है। वो सरफेस आफ्टर ऑल जो मेरा टायर है, कोई भी कार्स या व्हीकल्स का जो भी टायर्स है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट उसी पेवमेंट का सरफेस से होता है। तो पेवमेंट सरफेस को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, पेवमेंट सरफेस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्रिक्शन, और उसके बाद हम लोग पेवमेंट अनइवननेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन में हम लोग क्या देखते हैं। देखिए, फ्रिक्शन किसके बीच होता है? टायर्स और पेवमेंट सरफेस के बीच में, ठीक है। तो फ्रिक्शन में हम लोग दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है स्किडिंग और एक होता है स्लिपिंग, ठीक है। टायर्स का जो भी है एक स्किडिंग होता है, एक स्लिपिंग होता है। अब देखिए, अब जब मेरा गाड़ी का चक्का जब घूमता है तो उसमें दो तरह का मोशंस होता है। एक रोटेशनल मूवमेंट होता है और एक अलोंग जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो रोटेशनल मूवमेंट एंड ट्रांसलेशनल मूवमेंट। अब स्किडिंग के केस में क्या होता है? स्किडिंग कब होता है? जब मेरा ट्रांसलेशनल मूवमेंट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन माई रोटेशनल मूवमेंट। उस केस में टीएम इज़ ग्रेटर देन आरएम। तो उस केस में मेरा गाड़ी स्किड करेगा। ये कब होता है? जब मान लीजिए गाड़ी बहुत हाई स्पीड में है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा? गाड़ी ज़्यादा आगे मूव करेगा और घूमेगा कम, उसका चक्का घूमेगा कम। तो उस केस में गाड़ी स्किड होता है, ठीक है। और स्लिपिंग क्या होता है? स्लिपिंग जस्ट इसका उल्टा होता है। स्लिपिंग में क्या होता है कि जो रोटेशनल मूवमेंट होता है दैट इज़ ग्रेटर देन माई ट्रांसलेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये कब होता है? जब मान लीजिए गाड़ी का चक्का कोई कीचड़ उचड़ में फंस जाता है और गाड़ी को उस कीचड़ से निकालने के लिए टायर्स मतलब ज़्यादा एक्सीलरेट किया जाता है, किया जाता है। तो उस केस में क्या होता है? देखिएगा कि गाड़ी का चक्का बहुत घूमता है लेकिन गाड़ी उससे निकल नहीं पाता है, मतलब आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं स्लिपिंग, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इंडियन रोड्स कांग्रेस रिकमेंड किया है। अब रोड्स में आईआरसी कुछ जो हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है जो कुछ रिकमेंडेड है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट शुड लाई बिटवीन 0.35 टू 0.4 एंड लैटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट शुड बी 0.15, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए मेरा रोड है, ठीक है, जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन गाड़ी ऐसे मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो मेरा फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। और कभी कभार टर्निंग में हमारा गाड़ी जब ऐसा मान लीजिए रोड टर्न कर रहा है तो उस केस में लैटरल डायरेक्शंस में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो लैटरल, इस डायरेक्शन में जो भी मेरा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसको हम लोग लैटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोएफिशिएंट्स का जो रेंज है उसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग दिस फ्रिक्शन, ठीक है। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि देयर आर 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहला पेवमेंट सरफेस, फिर व्हीकल स्पीड, ब्रेक एफिशिएंसी, लोड एंड टायर प्रेशर, टायर कंडीशन एंड माई पेवमेंट कंडीशन, ठीक है। सबसे पहला पेवमेंट सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरफेस किस तरह का बनी है? मान लीजिए अर्दन रोड है, बिटुमिनस रोड है, कॉन्क्रीट रोड है, तो हर एक का फ्रिक्शन अलग होगा, ठीक है। तो पेवमेंट सरफेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ माई व्हीकल स्पीड। व्हीकल का कितना स्पीड है उस पर भी मेरा फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेक एफिशिएंसी। अब भैया गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। कोई कोई गाड़ी में इजीली ब्रेक लग जाता है, मान लीजिए ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फोर्स में गाड़ी को वो रोक देता है, और कोई कोई में बहुत ज़्यादा ब्रेक लगाने पर भी वो आसानी से नहीं रुकता। तो ब्रेक एफिशिएंसी और या ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल पे भी
वो फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फोर्थ इज माई लोड एंड टायर प्रेशर। लोड एंड टायर प्रेशर के ऊपर भी मेरा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब जैसे कि लोड्स, अब जनरल हम लोग क्या जानते हैं कि जितना गाड़ी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर जो मेरा वर्टिकल लोड जितना बढ़ेगा उतना मेरा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जो कि क्लासिकल फ्रिक्शन थ्योरी में ये कहता है। लेकिन गाड़ियों के केस में, रोड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ में आप लोग को ये एक चीज़ जानना पड़ेगा, दैट इज़ लोड सेंसिटिविटी ऑफ टायर्स। लोड सेंसिटिविटी ऑफ टायर्स, इसमें क्या होता है ना, जब मेरा गाड़ी का जो भी मेरा वर्टिकल लोड है वो जब बढ़ता है तो मेरा फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मेरा घटता है। तो बेसिकली मेरा फ्रिक्शन तो बढ़ता है, लेकिन वो उस रेट में नहीं बढ़ता है जिस रेट में क्लासिकल फ्रिक्शन थ्योरी उसको कहती है कि बढ़ता है। ठीक है, दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लोड्स एंड रबर फ्रिक्शन। ठीक है, इस केस में इसीलिए इसको लोड सेंसिटिविटी ऑफ टायर्स है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ माय टायर प्रेशर। टायर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब मान लीजिए गाड़ी का जो भी मेरा, जब टायर्स फुल्ली मतलब हवा उसमें पूरा भरा हुआ रहता है, तो टायर्स का जो भी है उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रोड कम हो जाता है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने पे क्या होगा कि मेरा फ्रिक्शन कम लगेगा। और वही अगर टायर्स में हवा कम है तो वो थोड़ा फ्लैटर हो जाता है। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। थोड़ा डिफ्लेटेड टायर्स में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाने पे क्या होगा कि मेरा फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लोड एंड टायर प्रेशर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ माई टायर कंडीशन। अब टायर कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब टायर्स कैसा है, ओल्ड टायर्स है या न्यू टायर्स है, ये भी हमको देखना है। तो ओल्ड और न्यू टायर्स का ये चार्ट आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, जैसे कि ड्राई सरफेस, ठीक है, और वेट सरफेस, न्यू टायर्स, ओल्ड टायर्स। न्यू टायर्स के केस में क्या होता है कि उसमें ग्रूव्स और जो ट्रेड्स होता है वो बढ़िया रहता है। तो मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द रोड क्या होता है ना, वो कम रहता है। तो ड्राई सरफेस में न्यू टायर्स क्या होता है कि उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं दे पाता। तो ड्राई सरफेस में न्यू टायर्स क्या होता है, दे गिव लेस फ्रिक्शन। और वही उल्टा, अगर टायर्स ओल्ड रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा स्मूदन आउट हो जाएगा, थोड़ा वोर्न आउट हो जाएगा। तो इसमें मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ओल्ड टायर्स ड्राई सरफेस में दे गिव मोर फ्रिक्शन। लेकिन वेट सरफेस में क्या होता है, वेट सरफेस में आपका टायर्स और पेवमेंट सरफेस के बीच में पानी आ जाता है। तो पानी का एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब न्यू टायर्स में चूँकि मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट मेरा कम है तो लुब्रिकेटिंग इफेक्ट मेरा कम होता है। तो वेट सरफेस में न्यू टायर्स क्या होता है, दे गिव मोर फ्रिक्शन। लुब्रिकेटिंग इफेक्ट का आपका टेंडेंसी होता है कि वो फ्रिक्शन को कमा देता है। अब चूँकि एरिया ऑफ कांटेक्ट न्यू टायर्स में कम है तो इसीलिए मेरा फ्रिक्शन उसमें उतना ज़्यादा लुब्रिकेटिंग इफेक्ट हो नहीं पाता है। इसीलिए मेरा न्यू टायर्स वेट सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन देता है। वही ओल्ड टायर्स में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होता है। तो ओल्ड टायर्स वेट सरफेस में दे गिव लेस फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कि न्यू टायर्स ड्राई सरफेस में या वेट सरफेस में किस तरह का उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो इस चीज़ को समझ लेना है। ठीक है, मूविंग ऑन, नाउ वी विल सी अबाउट पेवमेंट अनइवननेस। ठीक है, पेवमेंट्स मेरा कितना स्मूथ है या कितना वो अनइवन है, इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज बम्प इंटीग्रेटर। मैं आपको उसका एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए, इस तरह का एक डिवाइस होता है
यहाँ आगे वो एक जीप के साथ इसको टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है, उसको टाव करके ले जाया जाता है। इसमें एक सिंगल टायर से रहता है, चार तरफ चारों डिजिटल सेंसर्स रहता है। और जैसे जैसे ये आपका व्हीकल आगे मूव करता है, ये जो मेरा डिजिटल सेंसर्स है ये हर एक अनइवननेस को रिकॉर्ड करता है। एट द एंड वो इस अनइवननेस को इंटीग्रेट करके मेरे को एक वैल्यू देता है दैट इज़ मेजर्ड इन आपका सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। तो अब उसका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि गुड पेवमेंट्स के लिए जो मेरा वैल्यूज़ है दैट शुड बी लेस देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। वही अगर मॉडरेट पेवमेंट्स है तो वो 150 से 250 के बीच में सेंटीमीटर पर किलोमीटर उसका रेंज लाई करेगा। और अगर 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर उससे ज़्यादा हो रहा है तो भैया पेवमेंट का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो इट शुड बी इमीडिएटली रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स इतना ही था इस वीडियो में पेवमेंट सरफेस के बारे में। पेवमेंट सरफेस में हम लोगों ने दो चीज़ देखा, फ्रिक्शन के बारे में जाना और पेवमेंट अनइवननेस के बारे में जाना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हाईवे क्रॉस सेक्शंस के और भी जो मेरा ये है पैरामीटर्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए टिल देन गुड बाय।